Hello students, I am Dr. Anjana Verma, Assistant Professor, Faculty of Education, Dyalbag Educational Institute, डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट 3 का सी पार्ट केमिकल हजार्डस सब्सटेंस प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये केमिकल हजार्डस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल हजार्डस सब्सटेंसेस? Many industrial, agricultural and medical organizations use hazardous substances. The degree of hazard depend on the concentration of the chemical. रासायनिक खतरनाक पदार्थ जिनको कि कई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज ये सब यूज करते हैं अपने यहाँ, और कई सारे तत्वों या खतरनाक ऐसे यौगिकों से मिलकर बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को अपने इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। A chemical hazard is a type of occupational hazard caused by exposure to chemicals in the workplace. Exposure to chemicals in the workplace can cause acute or long-term health effect. अगर हम बात करें ये केमिकल हजार्ड्स या फिर इन खतरनाक केमिकल्स के बारे में जिनकी हम बात कर रहे हैं, रासायनिक खतरनाक पदार्थ, अगर हम इनकी बात करें तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक नहीं है। जैसे हर एक चीज हमारे लिए यूजफुल होती है, लेकिन वन साइड वो हमारे लिए खतरनाक होती है अगर हम उसको केयरलेसली यूज करते हैं। तो सेम लाइक विद द केमिकल हजार्ड्स, अगर हम केमिकल्स चुपचाप से रखे हुए हैं एक कोने में, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है किसी दूसरे पदार्थ से या किसी व्यक्ति से, उसका अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए खतरनाक नहीं होंगे। ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए खतरनाक तब होंगे जब इसका एक्सपोजर होता है किसी और चीज से, कभी इसका इंटरेक्शन होता है किसी और व्यक्ति से, या अगर हम उसको केयरलेसली यूज कर रहे हैं तभी वो अपने आप में खतरनाक बनेंगे। अदरवाइज अगर एक कोने में रखे हुए हैं तो वो खतरनाक नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर रास्ते में कोई एक पत्थर पड़ा है तो वो आपके लिए तब तक बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है जब तक कि आप उस पर गिर ना जाए और उससे आपका सर फट ना जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई उस पत्थर को आपके सर पे ना दे मारे। तो दोनों ही कंडीशन में, यानी कि बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। अगर वो एक साइड पड़ा हुआ है, आप दूसरी साइड से निकल गए, तो वो आपके लिए कहीं से भी खतरनाक नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आप उस पे गिर जाते हैं या कोई उसको आप पे उठा के मार देता है, तब वो आपके लिए खतरनाक सब्सटेंस हो सकता है। यहाँ पे हम जब केमिकल हैजार्ड्स की बात करते हैं तो ये भी उसी तरह, अगर वो चुपचाप पड़े हुए हैं एक कोने में, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, आप उसे बिल्कुल केयरफुली यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए खतरनाक नहीं है। तो आगे चलते हैं। केमिकल हजार्डस सब्सटेंस आर एलिमेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड विच पोजेस पोटेंशियल रिस्क टू सेफ्टी एंड हेल्थ। Common hazardous substance in the workplace include, जो केमिकल हजार्ड सब्सटेंसेज हैं, यानी कि रासायनिक खतरनाक पदार्थ हैं, ये या तो तत्वों या रासायनिक यौगिकों के मिश्रण से बने होते हैं जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। और जो कॉमन हजार्डस सब्सटेंस हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि वर्क प्लेस पे ज्यादातर जिनका एक्सपोजर होता है, लाइक एसिड, कास्टिक सब्सटेंसेस, पेंट, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इन खतरनाक रासायनिक पदार्थों से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? द साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हजार्डस सब्सटेंसेस। इफेक्ट ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड लेवल ऑफ एक्सपोजर। इफेक्ट जो इसका पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है उसका टाइप क्या है और उसका एक्सपोजर का लेवल क्या है। ठीक है, कितने टाइम के लिए आप उसके कांटेक्ट में रहते हो उस पर डिपेंड करेगा। द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दीज हजार्डस सब्सटेंसेस मे बी
जो भी संभावित इसके प्रभाव हैं वो ये हो सकते हैं, लाइक सबसे पहली है पॉइजनिंग, जहर फैल सकता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है नोजिया या वॉमिटिंग, आपको उल्टी, सर घूमना या हेडेक जैसी शिकायत हो सकती है। स्किन रेसेस हो सकते हैं, केमिकल्स बर्न हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर उसके कांटेक्ट में आ जाती है तो उसके होने वाले बच्चे में ये बाय बर्थ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। आई डिस्कम्फर्ट, आईज को प्रॉब्लम हो सकती है। डिसऑर्डर ऑफ द लंग, किडनी और लीवर, आपके जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, अगर ये आपकी बॉडी में किसी तरीके से अंदर चले जाए तो लंग, किडनी और लीवर को प्रभाव इसका पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, या आपका टोटली नर्वस सिस्टम है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। We can categorize chemical hazards into two different categories. इनको हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल हजार्ड एंड सेकंड इज हेल्थ हजार्ड। अगर हम फिजिकल हजार्ड की बात करें, यानी कि जो शारीरिक रूप से जिसका प्रभाव पड़ता है, शारीरिक यानी कि एक्सटर्नली अगर हमारे बॉडी पार्ट्स को उनका कोई प्रभाव पड़ता है तो वो कौन कौन से होंगे? द केमिकल हजार्ड विच हार्म्स आवर बॉडी फिजिकली, हमारी बॉडी को यानी कि हमें फिजिकली अफेक्ट करते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे एक्सप्लोजिव, अगर कुछ एक्सप्लोजन होता है तो हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी पार्ट्स है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। कंप्रेस्ड गैस, अगर एलपीजी है, अगर एलपीजी की वजह से कोई नुकसान होता है तो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। फ्लेमेबल लिक्विड्स, अगर कोई जलने वाले पदार्थ हैं या ज्वलनशील लिक्विड्स हैं, वो अगर बॉडी पे कहीं गिर जाते तो बर्निंग हो सकती है, हमारे बॉडी पार्ट जल सकते हैं। अनस्टेबल जिनका कि बहुत जल्दी जो रिएक्शन करते हैं, अनस्टेबल का मतलब है अनस्टेबल ऐसे पदार्थ होते हैं जो केमिकल जल्दी रिएक्शन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो अनस्टेबल केमिकल्स को मिलने पर जो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे हीट निकल सकती है और इस हीट से आग भी लग सकती है, व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, बर्निंग हो सकती है। तो ये बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। देन वाटर रिएक्शन में कुछ जैसे सल्फ्रिक एसिड टाइप जो केमिकल्स हैं, जिसको कि स्टोर जब हम करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कि वहाँ पे वाटर ना हो, क्योंकि वाटर के साथ मिलकर वो बहुत हार्मफुल रिएक्शन देते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ हजार्ड, द केमिकल विच कैन कॉज हार्म टू आवर हेल्थ हजार्ड, जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं उनको हम हेल्थ हजार्ड कहते हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाए और इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली अगर वो हमको कहीं से हार्म पहुंचा रहा है तो उसको हम हेल्थ हजार्ड कह सकते हैं, और वो हमारी किसी भी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे जा सकता है, जैसे इनहेलेशन, अगर इनहेल करते समय यानी कि बाय नोज ब्रीदिंग अगर हमारे अंदर कुछ गैसेस या कुछ इस तरीके की स्मेल हमारे अंदर चली जाती है तो हमारी बॉडी को वो नुकसान कर सकती है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं कि जिनकी अगर हमारे इनहेल करने से वो गैस हमारे अंदर चली गई या जिसकी स्मेल हमारे अंदर चली गई तो व्यक्ति मेंटली उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको वो फेंट हो सकता है, बेहोशी में जा सकता है, और कितने समय तक बेहोश रहेगा उसकी भी नहीं कह सकते, उसका कॉन्शियस लेवल है वो खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए जो भी व्यक्ति इस ऐसी जगह पे काम कर रहा है उसको हमेशा नोज मास्क पहनना चाहिए और ऐसी जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नोज मास्क पहनने से आप इस तरीके की कोई भी स्मेल आपके अंदर नहीं जाएगी और आप इनको इनहेल करने से बच जाएंगे। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन, अगर कोई भी इस तरीके की केमिकल्स हमारी बॉडी पार्ट्स को टच करते हैं और वो टच करके बाहरी रूप से तो आपको उतना नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर तुम्हारी स्किन के थ्रू होते हैं वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी तो इंटरनली वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं, या कभी कभी हमारी आईज को इससे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है हेल्थ हजार्ड का। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्किन से बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज वियर द ग्लव्स, हमें हमेशा ग्लव्स पहनने चाहिए। इसके साथ साथ आंखों को बचाने के लिए हमको गॉगल्स का यूज करना चाहिए। तो अपनी सेफ्टी के लिए पर्सनल सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज इंजेक्शन
इंजेशन में अगर हम करें कि कोई चीज अगर हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, इंजेशन यानी कि किसी चीज को ग्रहण कर लेना, मुंह के द्वारा उसको अंदर ले लेना, निगल लेना उसको, तो अगर हम इस तरीके की कोई चीज ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, गलती से पी लेते हैं, या काम करते वक्त हमने हैंड वॉश नहीं किए और वो चीज हमने कुछ खाया या पिया हमारे मुंह के अंदर चली गई, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें से क्या करना चाहिए, वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग केमिकल, जब भी केमिकल्स को यूज करें उसके बाद हमको हैंड वॉश कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। कोई भी चीज अगर इंजेक्ट करके हमारी बॉडी के अंदर डाल दी गई, ये बाय एक्सीडेंटल हो सकती है, या फिर मान लो हमारा कहीं पे बॉडी पार्ट में कट लगा हुआ है, कहीं पे पंक्चर है हमारी स्किन, और इसके थ्रू वो इंजेक्ट हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ज्यादातर ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे कुछ जैसे कि अगर हम नंगे पैर काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ कांच के टुकड़े पड़े हैं या कुछ कांच लग गया, हमारे पैर में कट लग गया, उसके बाद हम केमिकल्स के कांटेक्ट में आ गए, तो वो चीज हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाती है, या हमारे हाथ में कहीं कट लगे हुए हैं उसकी वजह से भी हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। तो इससे भी बचने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, सेफ्टी शूज को पहने, हाथों में ग्लव्स पहने, ये सारी चीजें हम इससे बचने के लिए कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास लेवल ऑफ डेंजरस गुड्स। जो डेंजरस गुड्स है उनके लिए लेबल बनाए हुए हैं, अलग अलग लेवल सेट किए हुए हैं, जिससे किसी भी पैकेजिंग पे लेवल लगाना जरूरी है हर ब्रांड को। अगर वो काम कर रही है किसी खतरनाक पदार्थों के सेक्टर में काम कर रही है इस तरीके से, तो उसको अपने प्रोडक्ट पे इस तरीके के लेवल लगा देने चाहिए, जिससे कि जो कंज्यूमर है, जो यूज कर रहे हैं, वो उस लेवल से समझ सके कि इसमें किस तरीके के डेंजरस गुड्स का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ये कुछ लेवल्स आपके सामने है स्क्रीन पे। जैसे ये अलग अलग क्लास में बांट दिया गया है। जैसे क्लास 1 में एक्सप्लोजिव रखा है और उसके लिए ये इन्होंने साइन दे दिया है येलो कलर में, जिसमें एक्सप्लोजन वो दिखा रहा है। तो अगर ये किसी प्रोडक्ट पे पैकेजिंग पे लगा हुआ है तो उसे समझ आ जाना चाहिए कि ये कुछ एक्सप्लोजिव हो सकता है और इसको हमें केयरफुली यूज करना है। इसलिए हर पैकेजिंग पे इसका इस्तेमाल होना बहुत ही जरूरी है अगर आप केमिकल्स के फील्ड में काम कर रहे हैं। और कंज्यूमर भी अपने तरीके से बिल्कुल अटेंटिवली इसको यूज करे और काम करते वक्त वो देख ले कि इस पे किस तरीके की लेबलिंग है। इसलिए हमें हमेशा किसी भी चीज को यूज करने से पहले उस पे जो इंस्ट्रक्शंस है, जो उस पे इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको एक बार एक्सेस कर लेना चाहिए और उस पे क्या हमें सावधानियां बरतनी है उनको यूज कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर क्लास 2.1 में अगर हम देखें तो फ्लेमेबल गैसेस दिखा रहा है, इसके सिंबल में भी दिखा रहा है कुछ फ्लेम निकली हुई है, ठीक है। क्लास 2.2 में नॉन फ्लेमेबल गैस दिखा रही है, तो उसको ग्रीन कलर से इन्होंने दिखाया है। देन क्लास 2.3 में टॉक्सिक गैसेस दिखाई हुई हैं। इस तरीके से ये सारे इन्होंने क्लास में बांटा हुआ है। नेक्स्ट क्लास इसकी क्लास 7 में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, क्लास 8 में कोरोसिव है। तो इस तरीके की इनकी अलग अलग क्लासेस बांटी गई है, जिनको जो सिंबल हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर पैकेजिंग या प्रोडक्ट पे क्या खतरनाक सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स बेसिकली बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में खतरनाक रासायनिक पदार्थों का यूज होता है, जिसको हम बहुत आम जिंदगी में भी यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इनको किन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, वो समझेंगे। सो पेस्टिसाइड्स आर केमिकल used to control or repel pests. There are several kinds of pesticides including herbicide, insecticides, rodenticides and fungicides. कीटनाशक, जब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, कीटनाशक वे रसायन होते हैं जिनका उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है, टू कंट्रोल और रिपेल पेस्ट, या कीटों को नियंत्रित करने के लिए या उनको पीछे हटाने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें हर्बिसाइड होती है जो हब्स के लिए यूज की जाती है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशकों के रूप में यूज की जाती है, रोडेंटिसाइड होता है, फंगिसाइड जो फंगस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पीपल हु वर्क विद पेस्टिसाइड टेंड टू बी लेस सेफ्टी कॉन्शियस व्हेन दे आर मिक्सिंग पेस्टिसाइड्स और व्हेन दे आर एक्चुअली स्प्रेइंग देम। जो लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं वो बहुत कम कॉन्शियस होते हैं और अपनी सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देते। वो कब ध्यान नहीं देते, जब वो किसी चीज को मिक्स कर रहे होते हैं और या तब वो उनको कहीं पे स्प्रे कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड।
इनको हम ब्रॉडली अगर बांटे तो हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, इंसेक्ट, वीड्स, मोल्ड्स, और थर्ड हम रोडेंटिसाइड जिसे यूज करते हैं रेट, माइस और मोल्स को भगाने में। तो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, वीड्स यानी खरपतवार वगैरह को रोकने के लिए हम हर्बिसाइड का यूज करते हैं, फंगिसाइड यानी कि एक तरीके का जो फंगस लग जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए या वुड प्रिजर्वेटिव के लिए इसे यूज करते हैं हम। देन रोडेंटिसाइड रेट्स, माइस को हम दूर भगाने के लिए, दूर रखने के लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज करते हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड टू कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट। जब कहीं हमारी फसल में या किसी और चीज में कीट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए हम कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं, उसको हम स्प्रे करते हैं। लेकिन स्प्रे करते समय हमको सावधानी बरतनी चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए और पैरों में शूज होने चाहिए। हर्बिसाइड्स का हम यूज करते हैं टू कंट्रोल अनवांटेड प्लांट और वीड्स। जो खरपतवार होती है किसी फसल में, जब अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं, उनको रोकने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। फंगिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल सर्टेन प्लांट डिसीज। जो प्लांट्स में जो डिसीज लग जाती है, आप देख रहे हो आपके सामने एक इमेज लगी हुई है जिसपे कि कुछ फंगस लगी हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के फंगस को रोकने के लिए फंगिसाइड्स का यूज किया जाता है। देन रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल माइस, ग्राउंड स्क्वेरल एंड पॉकेट गोफर्स। इनको रोकने के लिए रोडेंटिसाइड्स का यूज किया जाता है। फिर गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी मिक्सिंग एंड लोडिंग पेस्टिसाइड। अगर आप पेस्टिसाइड को मिक्स कर रहे हो, उसको किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप उसे पोर कर रहे हो, तो उस समय आपको क्या गाइडलाइंस है जिन्हें फॉलो करना चाहिए? ओनली ऑथराइज्ड पेस्टिसाइड्स हैंडलर्स और सुपरवाइजर्स शुड बी इन द मिक्सिंग एंड लोडिंग एरिया। जहां पे इनको लोड किया जा रहा है, जहां पे इनको मिक्स किया जा रहा है, वहां पे सिर्फ ऑथोराइज्ड जो आधिकारिक रूप से पेस्टिसाइड हैंडलर्स है या सुपरवाइजर है वही आने चाहिए। हर किसी को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑल हैंडलर्स शुड बी वेयरिंग प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो भी हैंडलर है उनको पीपीई का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम पीपीई को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका वियरिंग सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, ये सब यूज किया जाता है। To prevent spills, place pesticides container in a secure position when you are opening and handling them. जब आप इनको हैंडल कर रहे हो, इसको पोर कर रहे हो, तब ये एकदम सेफ पोजीशन में होनी चाहिए कि ये आपके ऊपर या तो ना फैले या कहीं फ्लोर पे इसको ये गिर ना जाए। तो इसलिए सेफ और सिक्योर पोजीशन में होना चाहिए। इसका जो कंटेनर है वो बंद रहना चाहिए, उसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। रीड एंड follow label direction and pay special attention to warning and precautions। जो भी लेबल या लेबलिंग हो रही है, जो डायरेक्शंस दिए गए हैं इस तरीके के पैकेजिंग पे, उनको उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए। उसकी वार्निंग या प्रिकॉशंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इसको यूज में लाना चाहिए। देन वर्क ओनली इन ए वेल वेंटिलेटेड एंड वेल लाइटेड एरिया। जब हम इस पे काम करें तो अंधेरे में हमको काम नहीं करना चाहिए, हमको प्रॉपर वेंटिलेशन में काम करना चाहिए, जिससे कि केमिकल्स की जो गैसेज है वो इधर उधर ना फैले, और अगर वो फैल जाए तो जो वेंटिलेट हो जाए। नेवर स्टिर पेस्टिसाइड विद हैंड्स, यूज ए स्टिर स्टिक। इसको कभी भी हैंड से नहीं मिलाना चाहिए और हमेशा एक स्टिक का यूज करना चाहिए। नेवर पोर पेस्टिसाइड एट आई लेवल। उसको आई लेवल पे नहीं रखना चाहिए, हमेशा वेस्ट लेवल से नीचे रखना चाहिए, यानी कि कमर से नीचे ही रख के हमें उसको पोर करना चाहिए या उसका यूज करना चाहिए। आई लेवल पे उसको लेके हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कि हम उसको इनहेल कर सकते हैं। वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है या वो हमारे मुंह में जा सकता है। तो सबसे खतरनाक लेवल है, तो हमें कभी भी कमर से ऊपर उसको लाना ही नहीं चाहिए। If pesticide are spilled or splashed on someone, remove his clothing immediately and wash his body parts thoroughly within 2 minutes. इन केस इमरजेंसी में ऐसा कुछ हो गया है, अनफॉर्चुनेटली कहीं गिर गया है किसी के कपड़ों पे, तो उसकी क्लोथिंग को 2 मिनट्स के अंदर ही उसको हटा देना चाहिए, कपड़ों को अच्छे से वॉश कर देना चाहिए, उसकी बॉडी को वॉश कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर से वो केमिकल्स के कॉन्टैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। Then never pour pesticide directly into a spray tank. Next, pour the pesticide into water. Never pour water into the pesticide. तो हमेशा पेस्टिसाइड को वाटर में डालना चाहिए,
वाटर को पेस्टिसाइड में नहीं डालना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेवर ईट एंड ड्रिंक वाइल यूजिंग केमिकल्स, तो हमने जैसा बताया कि केमिकल्स को यूज करते समय ईट या ड्रिंक नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके मुंह में उसके केमिकल्स के जाने की संभावना ना रहे। नेवर स्टोर डिफरेंट केमिकल्स एट वन प्लेस, एक ही जगह पे बहुत तरह तरीके के डिफरेंट केमिकल्स नहीं रखने चाहिए, जिससे कि कभी अनफॉर्चुनेटली अगर वो फैल जाते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्सप्लोजिव में बदल सकते हैं, उनसे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है, तो इसको नहीं रखना चाहिए। अभी हमने बात करी थी पीपीई की, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जिसमें आपके हेड प्रोटेक्शन के लिए आप हेलमेट पहनते हैं, देन आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स पहनते हैं, ईयर प्रोटेक्शन के लिए आप ईयरबड्स लगा लेते हैं। इस तरीके से फॉल अरेस्ट के लिए एक बेल्ट उसमें हो सकती है, आपकी क्लोथिंग अलग तरीके की होती है, आपके पास रबर ग्लव्स होते हैं, ठीक है, और फुटवेयर आपके पास होते हैं। सेफ्टी वाइल यूजिंग इंसेक्ट रेपेलेंट्स, जब हम इंसेक्ट रेपेलेंट्स को यूज करें तब कौन सी सेफ्टी हमें रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड एंड फॉलो द लेवल डायरेक्शन टू इंश्योर प्रॉपर यूज बाय प्रॉपर यूज करने के लिए जो डायरेक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। बी श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ मच टू अप्लाई, और अपने आपको सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए कि और समझ लेना चाहिए कि इसको कितनी मात्रा में और कैसे इसको यूज करना है। अप्लाई रेपिलेंट्स ओनली टू एक्सपोज स्किन और क्लोथिंग, डू नॉट यूज अंडर क्लोथिंग। अप्लाई रेपेलेंट्स ओनली टू एक्सपोज स्किन, जो भी एक्सपोज स्किन है वहीं पे से यूज करना चाहिए, जो अंडर क्लोथिंग के उसको यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई नियर आईज एंड माउथ एंड अप्लाई स्प्रेइंगली अराउंड ईयर्स, इसको कभी भी आंख, मुंह और कान के आसपास यूज नहीं करना चाहिए। नेवर यूज रेपेलेंट्स ओवर कट माउंट्स और इरिटेटेड स्किन, इरिटेटेड स्किन या कट्स के ऊपर इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो इंजेक्ट ना हो जाए। अभी अभी हमने बताया था कि अगर ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट हो जाते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। डू नॉट स्प्रे इन इनक्लोज्ड एरियाज, और एनक्लोज एरियाज में इसको यूज नहीं करना चाहिए। अवॉइड ब्रीदिंग इन स्प्रे प्रोडक्ट और डू नॉट यूज इट नियर फूड, जहाँ पे भोजन का स्टोरेज हो वहाँ पे इसको यूज नहीं करना चाहिए, और जहाँ पे स्प्रे किया गया है वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि ब्रीदिंग ना की जाए। यदि ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी हो तो मास्क का यूज करना चाहिए। सेफ्टी टिप्स, चेक द लेवल्स टू सी इफ देयर आर वार्निंग अबाउट फ्लेमेबिलिटी, हमेशा वार्निंग को पढ़ लेना चाहिए कि अगर वहाँ पे किसी ज्वलनशीलता का अगर कोई वार्निंग दी गई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसे यूज करना चाहिए। डू नॉट यूज एनी प्रोडक्ट ऑन पेट और अदर एनिमल्स अनलेस द लेवल क्लियरली स्टेट इफ इट इज फॉर एनिमल्स, कभी भी हमें कोई भी केमिकल्स को उठा के पेट पे यूज नहीं कर देना चाहिए, किसी एनिमल पे यूज नहीं कर देना चाहिए जब तक कि क्लियरली उसके डायरेक्शंस ना लिखे हों। स्टोर इंसेक्ट रेपेलेंट सेफली आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन इन ए लॉक्ड यूटिलिटी कैबिनेट और गार्डन शेड, हमें इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, बहुत सेफ्टी से रखना चाहिए, लॉक्ड रखना चाहिए या किसी गार्डन शेड में रखना चाहिए। मोस्ट इंसेक्ट रेपेलेंट डू नॉट वर्क अगेंस्ट लाइस और फ्लीज, ज्यादातर जो इंसेक्ट रेपेलेंट होते हैं वो जू या अगर हम पिस्सू के ऊपर इनको यूज करें तो इसको कभी हेयर्स में अगर आप यूज करें तो ज्यादातर इंसेक्ट्स रेपेलेंट उस पर काम नहीं करती है। अब हम बात करेंगे गैस एंड सेफ्टी। गैस एंड सेफ्टी, जब ऐसे एरियाज में आप काम कर रहे हो या किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो तब क्या ध्यान रखना चाहिए? इफ यू स्मेल गैस इमीडिएटली एवेक्यूएटेड द बिल्डिंग, जैसे ही आप ऐसे किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, आपको कोई गैस की स्मेल आती है जो बढ़ती जा रही है, तुरंत उस बिल्डिंग को खाली कर दो। डू नॉट, नहीं क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए? रिमेन इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए। यूज लाइट स्विचेज, इनको यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्मोक और स्ट्राइक मैचेस, माचिस नहीं जलानी चाहिए। डू नॉट यूज अ टेलीफोन और एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट माइट क्रिएट ए स्पार्क, और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि गैस वहां पे निकली हुई है और अगर ऐसा कर दिया तो वो स्पार्क हो जाएगी, बल्कि हमें जो स्विचेस ऑन है उनको भी हमें बंद कर देना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स जो हम यूज कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं, गैस अप्लायंसेस शुड हैव अ क्लियर स्टडी ब्लू फ्लेम, अगर गैस अप्लायंसेस पे आप काम कर रहे हैं तो आपको देख लेना चाहिए उसकी ब्लू फ्लेम है या नहीं।
अगर ब्लू नहीं आ रही है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सो हमें उसको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। देन कीप रेंज एंड ओवन बर्नर क्लीन, हमेशा ओवन बर्नर को क्लीन रखना चाहिए। वाटर कैन डैमेज द इंटरनल सेफ्टी मैकेनिज्म इन द गैस कंट्रोल ऑफ एन अप्लायंसेस, वाटर से दूर रखना चाहिए ऐसे अप्लायंसेस को। नेवर ट्राई टू रिपेयर और इंस्टॉल अ गैस अप्लायंस योरसेल्फ, अपने आप ही किसी भी गैस अप्लायंस को यूज नहीं करना चाहिए, उसे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए या उसकी मरम्मत भी नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप इसमें कॉम्पिटेंट ना हो या आप कुशलता से उस काम को करना ना जानते हो। नेवर अटैच इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग वायर्स टू गैस पाइप, गैस पाइप के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग नहीं करनी चाहिए, इससे आग लगने का खतरा बढ़ सकता है और ये एक एक्सप्लोजिव के रूप में भी नुकसान कर सकता है। अब हम बात करेंगे फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड फायर रिस्क। जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होती है जिनसे कि आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, लाइक पेट्रोल हो गया या अदर फ्यूल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे थिनर हो गया, क्लीनर, पेंट, जो कि एक्सप्लोजिव का काम करते हैं और इनसे बहुत भयंकर दुर्घटनाएं घट जाती हैं। फायर और एक्सप्लोजन इज द मेन रिस्क, इससे जो सबसे जो खतरा है वो किसका है, या तो आग लग सकती है या धमाका हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड्स को किस तरीके से सेफली हैंडल करें वो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिक प्रिंसिपल फॉर मैनेजिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रखें जब हम काम कर रहे हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स में। कीप कंटेनर्स क्लोज व्हेन नॉट इन यूज, जब वो यूज में नहीं है हमेशा कंटेनर्स को बंद रखें हमेशा। नेवर स्मोक विद इन 20 मीटर्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, जहाँ ज्वलनशील पदार्थ हैं, उससे कम से कम 20 मीटर की दूरी के बाहर ही स्मोक करना चाहिए और उसके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आग लगने की संभावना बढ़ जाए। अभी जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल, अगर अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब सबको बोला कि सैनिटाइजर यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, तो कई लोग सैनिटाइजर यूज करके अपने किचन में गए, खाना बना रहे हैं जिसमें कि अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से वहां पे आग लगने के चांसेस बढ़ गए और ऐसे कई एक्सीडेंट हम लोगों के सामने भी आए जहाँ पे सैनिटाइजर लगा के अगर गैस के पास यानी कि ऐसे जगह पे हमने काम किया जहाँ आग लगने की संभावना बढ़ गई। सो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, उससे प्रॉपर एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ऐसे फ्लेमेबल लिक्विड से जो कि आपको जल्दी पकड़ देती है। ट्रांसफर ओनली इन अप्रूव्ड कंटेनर्स फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनको ट्रांसफर अप्रूव्ड कंटेनर में ही करना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित है या जिसको अप्रूव किया हुआ है। किसी भी कंटेनर में इस लिक्विड को नहीं ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि ये जो लिक्विड्स हैं इनमें ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा होती है और वो किस तरीके की प्लास्टिक में आपने उसको ट्रांसफर किया है वो प्लास्टिक के रिएक्शन से और ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो फट सकती है, ये नुकसान पहुंच सकता है, वो प्लास्टिक कंटेनर को जला भी सकता है या किसी और केमिकल से मिलके ये रिएक्ट भी कर सकता है। सो इट शुड बी ओनली ट्रांसफर्ड ओनली अप्रूव्ड कंटेनर्स। डू नॉट लीव कंटेनर्स इन डायरेक्ट सनलाइट और इन द बूट ऑफ ए कार, हीटेड स्टोरेज शेड, कभी भी कंटेनर को ऐसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, आग पकड़ लेगा क्योंकि सूरज की गर्मी से आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। या कार के कैबिनेट में, स्टोरेज शेड में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है और उसकी वजह से भी वो फट सकता है। इसके अलावा नेवर स्टोर पेट्रोल कंटेनर्स और इक्विपमेंट विद पेट्रोल टैंक्स नियर ए फ्लेम, किसी भी फ्लेम के पास, ये बहुत जनरल चीज है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी पेट्रोल या इस तरीके के जो लिक्विड्स हैं उनको फ्लेम के आसपास नहीं रखना चाहिए, आग पकड़ने की संभावना बनी रहती है। अगर हम घरों में भी देखें तो जो एलपीजी सिलेंडर है हमें उसको किचन में कभी भी, जो एक्स्ट्रा सिलेंडर हम लोग रखते हैं घर में 2 या 3 सिलेंडर होते हैं उसको भी हमें कभी भी किचन के अंदर नहीं रखना चाहिए। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सिलेंडर है, एक सिलेंडर अगर आप यूज कर रहे हो, आपके पास और भरे हुए सिलेंडर है तो वो किचन से दूर हो, किसी और कमरे में हो, किचन में ना हो, क्योंकि बाय मिस्टेक कभी अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना घटती है तो एक के बाद एक सिलेंडर में आग लगने की और उससे धमाका और जोर से होने की संभावना बनी रहती है। तो फ्लेम के नजदीक ऐसे टैंक्स या इस तरीके के लिक्विड्स नहीं होने चाहिए। स्टोर ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी, इसको कभी भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में ही स्टोर करना चाहिए। सम कॉजेज ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट्स कैसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे कौन से कारण हैं जनरली जो देखने में मिलते हैं। सो कॉमन कॉजेज पे हम चर्चा करेंगे कि ऐसे इंसिडेंट होने में कॉमन जो कारण होते हैं वो कौन से होते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ ट्रेनिंग, बहुत ही सिंपल एंड सबसे ज्यादा जो ये दुर्घटनाएं होने का जो कारण है वो यही है कि अनट्रेंड या अनअवेयरनेस जो होती है उसकी वजह से ये जो फ्लेमेबल लिक्विड्स है इसकी वजह से दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। देन इनएडुकेट डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स, कभी कभी इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी डिजाइन इतनी इनएडुकेट होती है कि उसकी वजह से दुर्घटनाएं घट जाती है। इसके अलावा फेलियर और मेल फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है अगर हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं या उस पर जब हम काम कर रहे हैं तो उसका फेलियर हो जाना, उसकी वजह से भी घटनाएं घट जाती हैं। इनएडुकेट इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट को अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया, उसका इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तब भी इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। मिसयूज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड फॉर एग्जांपल टू वन वेस्ट मटेरियल, हम फ्लेमेबल लिक्विड्स को कभी कभी इस तरीके से केयरलेसली यूज करते हो जिसकी वजह से इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो कभी कभी हम बल्कि मैं तो बोलना चाहूंगी कि कभी कभी हम केयरलेसली यूज करते हैं, कभी कभी हम जानबूझ के उसको गलत तरीके से उसका यूज करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि मिसयूज, तो हमें वो मिसयूज नहीं करना चाहिए उसको। then incorrect use of solvents for cleaning operations, then exposure to the heat from a nearby fire, ये सारे सब कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो पे जा सकते हैं, उसको एक बार फिर से सुन सकते हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।